संभावना बहुत गलत तुक्का है, इसका तुक्का तुम मार ही नहीं सकते थे, इसका सही तुक्का फ्लाइट था, है ना? कुछ चांसेस ही नहीं है, कोई चांसेस ही नहीं है। अपन लोगों ने प्रोबेबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी नहीं, एक्चुअली पूरी मैथमेटिक्स हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम दोनों में पढ़ी और पढ़ाई है इस वजह से। इंटीग्रेशन को हिंदी में कहते हैं समाकलन, डेरिवेटिव अवकलन। मतलब सिर्फ ये नहीं बल्कि पूरी फिजिक्स भी हिंदी में रही है, शुद्ध हिंदी में, बड़ी खतरनाक होती है। ठीक है भाई, हालांकि कुल मिला के मतलब भैया अगर हम समझने के लिए सोचेंगे तो संभावना, किसी काम के होने ना होने की संभावना, और ऐसे तो बिल्कुल नहीं है कि तुम ये शब्द पहली बार सुन रहे हो, है ना? ये खेल भी तुम पहले खेल चुके हो। ठीक है, अब जो खेल है ना वो वाकई में अच्छा खेल है, खतरनाक डेंजरस अच्छा खासा, मतलब मजे आ जाते हैं, आदमी की आत्मा तृप्त हो जाती है सुन के कि यहाँ प्रोबेबिलिटी पढ़ी था हमने बादल की क्लास में, बड़ा चैप्टर था। देखो सबसे पहली बात तो ये कि तुम इस चैप्टर का मैप लिखो, तुम्हें क्या पढ़ना है, ठीक है? और इसका जो मैप है ना वो जेन्युइन मैप है, जेन्युइन, इसी लाइन में पढ़ोगे सेम टू सेम, बिना इसके तो कहानी खराब हो जाती है। सबसे पहले सभी लोगों को पढ़ना है व्हाट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लिख ले ध्यान से, बिना किसी समय बर्बादी के जल्दी से लिख लें। उसके बाद में अगला तुम लोगों को पढ़ना है इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। फिर हम लोग तीसरा पढ़ेंगे बेस थ्योरम, मोस्ट इंपोर्टेंट बेस थ्योरम। और हमारा जो चौथा पॉइंट दैट इज रैंडम वेरिएबल, दैट इज रैंडम वेरिएबल। और इसी के हिसाब से हमारे बुक में 4 एक्सरसाइज हैं। हमारी बुक जब तुम चेक करोगे उसमें 3 दिखेंगे तुम्हें, पुरानी वाली में देखोगे तो 5 दिखेंगी, 4 नहीं दिखेंगे कहीं पे भी, ना नहीं मैंने पुरानी में, लेकिन 4 एक्सरसाइज हैं बेसिकली। पुरानी वाली बुक तो चलो जैसा भी अच्छी बात है, लेकिन नई वाली बुक में 3 एक्सरसाइज है, टॉपिक 4 हैं। ये वाली एक्सरसाइज काट दी है, वो पेपर में आती है, अब पर क्यों काट दी भगवान जाने, ये पेपर में देते हैं पर काट दी है किताब में से वो वाली एक्सरसाइज। ठीक है, तुम लोगों को ये सारे पॉइंट पढ़ने, वो छोटा सा मैप है दिखने में, पर हाँ ये उन्हीं में से हैं, ये बरसते हैं गरजते नहीं है टॉपिक। ठीक है, लेकिन इस पूरे खेल को पढ़ने से पहले सभी लोगों के लिए कुछ काम के पॉइंट है, बेसिक्स। ठीक है, तुम सारे के सारे बेसिक निपटाओ गया मेरे साथ में, प्रोबेबिलिटी को लेकर कुछ काम की चीजें होंगी और कुछ खास नहीं। फिर हम कोशिश करेंगे कंडीशन प्रोबेबिलिटी तक पहुंचाएंगे, बहुत बढ़िया कोशिश करेंगे। देख लेंगे हमसे। थोड़ी बहुत अगर पेपर की बात कर ली जाए तो हमारे पेपर में बेस थ्योरम से, कंडीशन प्रोबेबिलिटी से और रैंडम वेरिएबल्स, तीनों से सवाल आएंगे। ये का टॉपिक तीनों से ही आने की स्टडी आनी है, 100% आनेंगे। ठीक है, अच्छा स्ट्रॉन्ग वेटेज है, लेकिन सभी लोग बेसिक निपटाते हैं। ठीक, यहाँ से बेसिक स्टार्ट करते हैं इस पूरे सिस्टम का। सबसे पहली काम की बात तो यही कि किसी भी प्रोबेबिलिटी का मतलब है किसी काम के होने या ना होने की संभावना को निकालना, और यहाँ से बात निकल के आती है काम तो बहुत छोटे छोटे डिस्कशन नंबर 1, अपने पास में इवेंट को ही हम लोग काम कहते हैं, वर्क नहीं होता। प्रोबेबिलिटी में जो काम पड़े उन्हें इवेंट कहते हैं, किस काम के होने क्या संभावना है, इवेंट के होने की संभावना। तो अपन लोग उसको कैसे लिखते हैं वो सुनो। अगर किसी को ये लिखा मिल जाए PE, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट, P माने प्रोबेबिलिटी बीच में नहीं है, उसको बोलते हैं ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट। ठीक है, इस चीज को सबसे पहले ध्यान रखेंगे, P यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट। उसके बाद में पॉइंट निकल के आता है कि अपने पास में कितने टाइप के इवेंट पाए जाते हैं, तो पता होगा जहां तक है शायद। श्योर इवेंट, सर्टेन इवेंट, सर्टेन टू हैपन, है ना? अनसर्टेन इवेंट भी कहते हैं, अनसर्टेन लगाते हैं, चलो अनसर्टेन। उसके बाद अगले कौन से होते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। कौन से बताओ? श्योर इवेंट जिनके होने की संभावना 100% होती है, अनसर्टेन जिनके होने की संभावना 100% नहीं है और 0 भी नहीं है, और इम्पॉसिबल जो पक्का हो नहीं सकते,
कुछ सब चांसेस ही नहीं है, ठीक है। जैसे कि हमारे रोड पेपर कल हो जाए तो संभावना कैसी है, 0, तुम चाहते भी नहीं हो, ठीक, ध्यान से बात सुनो। अच्छा, इसको अगर हम लोग मैथमेटिक लिखेंगे तो चौथी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, हमेशा 1। इम्पॉसिबल के होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होती है, 0। और ऐसे जो बीच में रहते हैं उनके होने की संभावना कितनी होती है, हमेशा 0 से 1 के बीच में। अगर मैं तीनों बातों को मिला दूं तो किसी भी इवेंट के होने और ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ऑलवेज, तीनों बातों को मिलाने से बना रहा हूं, तीनों बातों को मिलाने से किसी इवेंट के होने ना होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में रहती है। इस बात को पक्का पक्का तुम लोग जानते ही हो, बस लिख लेना ध्यान से। उसका ना अगला पॉइंट, इसलिए मैं जो बातें जानता हूँ उनको ज्यादा मूड नहीं बना दूंगा, हाँ तो जाना है यहाँ से गुजर के। अच्छा, पी यानी किसी इवेंट के होने की संभावना, और अगर लिखाए ऐसे करके पी के ऊपर डंडा, मतलब क्या ये ना होने संभावना, जैसे किसी काम के होने की संभावना 60%, ना होने संभावना कितनी होगी 40%, और दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर क्या निकल के आएगा, 1। इसमें तुम में से किसी को कोई डाउट नहीं होगा जहां तक है। लेकिन इसी में अगला पॉइंट निकल के आता है कि इवेंट की अगर तुम्हें प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो तुम लोगों को किसी भी सवाल को सॉल्व करने के लिए, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए तुम्हें एक चीज आनी चाहिए, और उस चीज का नाम है सैंपल स्पेस लिखना। तुमने अपनी एक चिरकुट सी क्लास में सैंपल स्पेस सीखे थे 11वीं में, ठीक है, तो अपन लोग दोबारा सैंपल स्पेस लिखना सीखेंगे। अगर तुम्हें किसी भी सवाल को सॉल्व करना है तो सैंपल स्पेस लिखना होगा। सैंपल स्पेस पहले सिंपल होंगे, फिर वो कॉम्प्लेक्स होते चले जाएंगे अपने आप ही। एक खेल को ध्यान से देख लेना। लेकिन इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं तुम्हें कुछ बहुत सारे अच्छे खासे पॉइंट और बता देता हूँ, उन्हें सुन लो। सबसे पहली चीज, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी कैसे खुलती है, ए यूनियन बी कैसे खुलता है। अभी आगे जाएंगे, मैं सिंपल में स्टार्ट करूंगा, पर नीचे पूछना बहुत सारी बातें। ए यूनियन बी कैसे खुलता है, पी ए प्लस पी बी माइनस के पी ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, यूनियन का मतलब क्या होता है, मिला देना, जोड़ देना, और इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, कॉमन लेना। इसी के साथ साथ और भी काम की बात है, उन्हें भी सुन लो ध्यान से। हमारे पास में पॉइंट है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ हमारे पास में, डी मॉर्गन्स में कितने लोग आते हैं, 2। लॉ नंबर 1, अगर अपने पास में कभी भी ऐसे लिखा हुआ है ए पे कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी के बी पे कॉम्प्लीमेंट, दूसरा ए पे कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी पे कॉम्प्लीमेंट, तो याद करना बहुत आसान है। तुम्हें यहाँ पे 2 डंडे दिखाई दे रहे होंगे, एक जगह यू दिखेगा, एक जगह इंटरसेक्शन दिखेगा। तो बात है कि 2 डंडों को एक डंडे में कन्वर्ट करो, उसके साइन को पलट दो, मतलब कि ए यूनियन बी को तुम ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हो, उसके ऊपर लगा दोगे एक डंडा। अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन लिखा है तो तुम इसको लगा दोगे ए यूनियन बी, और इसके ऊपर लगा दोगे एक डंडा। बस तुम्हें इतना ध्यान रखना कि एक डंडा आसान है एज कम्पेयर टू 2 डंडों के। हमारे पास दिए गए किसी भी सवाल में तुम्हें हमेशा एक डंडे माना है, अगर वो 2 में देता है तो भी। और इसी फॉर्मूले को अपन लोग पी में भी लगा देते हैं, दैट इज प्रोबेबिलिटी। ये इस बात को ध्यान रखें, पी फॉर प्रोबेबिलिटी। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। इस खेल को तुम्हें मैं समझाऊंगा तभी समझ में आएगा ऑब्वियसली। ठीक है, पहले कुछ सामग्रियां इकट्ठी हो चुकी हैं, ठीक है। अब दूसरी बात सुनो, हमें जिस पॉइंट को अब पढ़ना है उस पॉइंट का नाम है सैंपल स्पेस बनाना सीखेंगे, ठीक। सभी लोग छठवें पॉइंट का नाम डाल दें सैंपल स्पेस। और सैंपल स्पेस में तुम सीखोगे कुछ अच्छे खासे लोगों के बारे में। हमारे पास में सैंपल स्पेस के अंदर बेसिकली 4 लोग पाए जाते हैं, ऑब्वियसली हम सब जानते हैं उनके बारे में, लेकिन जरूरी है इस तरह से गुजर के जाना है यहाँ से। पहला पॉइंट, दूसरा डाइस, तीसरा कार्ड्स, तीसरा कार्ड्स, और चौथा अपने पास में कंपाउंड। कंपाउंड सैंपल स्पेसिंग, कंपाउंड सैंपल स्पेसिंग।
मतलब मिक्स एलिमेंटों की सैंपल स्पेसिंग करना। ठीक है, तो यहाँ तक की तो कागज में बहुत सिंपल सी जानी है, लेकिन उसके बाद जो खेल होगा वो काफी अच्छा होता है, कंपाउंड सैंपल स्पेसिंग। इसे सभी लोग एक करके बहुत से सवालों के जवाब देंगे मुझे। मैं पहले पॉइंट पढ़ाऊंगा, डाइस फिर कार्ड्स, उसके बाद में वो किसी सवाल को करने के लिए प्रोबेबिलिटी में सबसे पहला पॉइंट है कि सैंपल स्पेस आना चाहिए। बेसिक सा पॉइंट है, एलिमेंटिंग स्टार्टिंग है, यानी बेसिक स्टार्टिंग की जा रही है, तो ध्यान से समझते हुए चलें। हमारे सबसे बड़े तीन ये दो हैं, ध्यान रखना। हमेशा दो डंडों की जगह एक में खेलेंगे हमेशा। हालांकि मैं तुम्हें खेलना सिखाऊंगा तभी आएगा, तो कोई बात नहीं, सुन तो लिया कम से कम। सुनो, पहले सभी लोग पॉइंट के बारे में चर्चाएं करेंगे। हाँ जी, अगर एक पॉइंट उछलेगा तो कितने होंगे सैंपल, इसमें लोग कितने कितने होंगे, हेड और टेल। उसके बाद में अगर दो पॉइंट उछलेंगे तो कितने होंगे, चार। चार को लिखने का तरीका, चार का आधा, दो बार हेड दो बार टेल। चार को लिखते हो दो बार हेड और दो बार टेल, वापस से एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल। ठीक है, अगर तीन होंगे तो तीन को लिखने के कितने तरीके होंगे पहले बता, टोटल 8। 8 को लिखने का तरीका आधा 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 एंड तक, चार बार हेड चार बार टेल, दो बार हेड दो बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल। मतलब अगर तीन है तो चार बार हेड चार बार टेल, दो बार हेड दो बार टेल, दो बार हेड दो बार टेल, और उसके बाद में एक बार हेड टेल, एक बार हेड टेल, एक बार हेड टेल, एक बार हेड टेल, कुछ इस तरह से। बात है चार पॉइंट होंगे तो कितने होंगे टोटल सैंपल, इसमें कुल कितने लोग होंगे, कुल 16। लिखने का तरीका 8 बार हेड 8 बार टेल, चार फिर दो फिर एक। अपने आप ये कहानी एक पे रुकेगी, लेकिन इस कहानी को ऐसे कब तक याद करोगे, इसीलिए कॉइन के टोटल सैंपल स्पेस निकालने का फॉर्मूला है, टोटल सैंपल पॉइंट निकालने का फॉर्मूला है। टोटल सैंपल पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर n। अगर एक सिक्का है 2 की पावर 1, यानी कि 2 आएगा आंसर। दो सिक्के हैं 2 की पावर 2, चार लोग होंगे। पहला क्या आ सकता है दोनों पे हेड, एक पे हेड दूसरे पे टेल, पहले पे टेल दूसरे पे हेड, दोनों पे टेल। अगर तीन सिक्के होंगे 2 की पावर 3 यानी कि 8, यानी कि तीनों पे हेड, पहले दो पे हेड अगले पे टेल, किनारे वालों पे हेड बीच पे टेल, पहले पे हेड दो पे टेल, पहले पे टेल दो पे हेड, दो पे टेल बीच में हेड, आखिरी में हेड, तीनों पे टेल। ऐसे करके तुम सारे लिख सकते हो। तो मुझे पॉइंट में तुम्हारे साथ कोई चर्चा नहीं करनी है, मुझे सीधे सीधे आगे जाना है तुम्हारे लिए डाइस पर। तो ध्यान से डाइस सुनो। सबसे पहली काम की चीज, अगर तुम्हारे पास में एक डाइस है तो कितने, कौन कौन आएगा। सभी ने आखिरी बार लूडो कब खेला था, हैं अब अभी दोपहर में, मतलब फोन वाला लूडो। यार मुझे उसमें असली वाले में बड़े मजे आते हैं, थोड़ी सी बेईमानी की संभावना रहती है, हार रहे हो तो उसे बिगाड़ जाओ, और मुला से कहीं मत खेलो। वो हार रहा है तो भी लगातार यही कि जानबूझ के हार रहा हूं, मैं बताऊंगा अभी तुझे कमिटमेंट रहते हैं उसके, आई बताऊंगा मैं जानबूझ के ट्राई में क्या पागल है, ऐसे लोग होते हैं, ऐसे होते हैं। मैं लूडो खेलते हुए लोग अक्सर कहाँ देखे हैं, रेल में, ट्रेन में, सुबह सुबह ड्यूटी पे जाते हैं, उसमें टाइम पास लूडो खेल के कर रहे होते हैं। चार लोग कलाकार हैं, बेकार नहीं है, बहुत कलाकार हैं। कभी ट्रेन में सफर करो तो पता पड़ेगी तुम्हें, मतलब वहां जगह नहीं होती। सुबह की जो ट्रेन है दिल्ली वाला शटल है, बिल्कुल जगह नहीं होती, इंच भर जगह नहीं होती वहां। उसमें चार लोग अच्छे से बैठ जाए, कैसे भी भगवान जाने बैठ जाते, पर वो एक आदमी रुमाल निकालेगा, उसे बिछा लेंगे और फिर आ जाएंगे टास्क की गति। अब ट्रेन हिल रही है, हिलन दो, पत्ते उल्टे गिरे सीधे गिरे। अच्छा एक बात और है, वो उस ट्रेन के सारे लोग एक दूसरे को जानते हो रहे हैं, मतलब उस ट्रेन में करंटली 10,000 लोग सफर कर रहे हैं, तो 10,000 लोग एक दूसरे जानते हैं। मतलब मेरे साथ बैठे हुआ आदमी बता देगा कि ये पुल उतरेगा,
ये वाले तीनों पैदावार उतर जाएंगी, स्क्रीन खाली हो जाएगी, मतलब कुछ अलग ही जुगाड़ है। और वो पत्ते लगातार लगे रहते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि भीड़ है, गर्मी है, ठंड है, कोई मतलब नहीं है। धुआंधार, कुछ दांत चटका रहे होते हैं और कुछ लूडो खेल रहे होते हैं। खैर, हम लूडो पे आ जाते हैं और मैं उन्हें देख रहा होता हूँ। मैं सबको बस बहुत से देखता हूँ, उनकी बातें सुनता रहता हूँ कि कौन सी कहाँ तक की बातें कर रहे होते हैं, सब सुनता रहता हूँ। हाँ भाई, उनकी बातों से महसूस होता है कि उन्होंने जीवन में कोशिश करना छोड़ दिया, हार मान चुके हैं, जीवन जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है, खुश है, बढ़िया है, आनंद आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें ड्यूटी ज्यादा, ट्रेन में जाने में और ट्रेन में आने में मजे आते होंगे, वाकई में दोनों टाइम ज्यादा मजे आते होंगे। तो ऐसी कुछ आदतें हैं, बड़े मजे आते हैं उनको सफर करने में, देखने में मुझे लोगों को। खैर, डाइस सब एक उछलेगा तो क्या क्या आ सकता है उसके अंदर, 1 2 3 4 5 और 6। अगली बात ये कि अगर हम लोगों ने 2 उछाले डाइस तो आए कितने लोग टोटल, ये बताओ कितने आएंगे टोटल? 36 है ना। फॉर्मूला क्या है उसको निकालने का, 6 की पावर n। अगर टोटल सैंपल स्पेस के पॉइंट निकालने तो 36 36 मैं भी लिख रहा हूँ, तुम भी लिखते चलो संख्या से, ठीक है। लिखना स्टार्ट कर लें, 1,1 1,2 1,3 लिखते चले जाए। ब्रैकेट सही से लगाना है। ठीक है भाई, पहले काम की चीज बताओ कि अगर हम लोग 3 डाइस उछालेंगे तो टोटल कितने लोग आएंगे? अगर 3 उछालेंगे तो 6 की पावर 3 अर्थात 216 लोग आएंगे। अब देखो मैं 216 लिख रहा हूं, लिख दिए। मतलब सिंपल है, अगर तुम हिसाब लगाओगे तो पहला, इन सबके पीछे 1, पहला याद करवाता हूं, 1,1,1 1 2 1 1 3 1 1 4 1 1 5 1 1 6 1, इन सबके पीछे 1। आखिरी कौन सा? 6,6,1। अगला 36 कौन से होगा? 36। इन सबके पीछे 2, अगले इन सबके पीछे 3, सबके पीछे 4, सबके पीछे 5 और सबके पीछे 6। तो अपने दिमाग में कल्पना करो कि यहाँ पे 36 सेट होगा, यहाँ पे पीछे 1 आएगा, 36 वो यहाँ पे पीछे 2 आएंगे, 36 वो यहाँ पे पीछे 3, 36 में पीछे 4, 36 में 5, 36 में 6। बस ऐसे लिखाने होते हैं, दिमाग की कल्पना बढ़ानी होती है, ठीक है। इस चीज को सोचे, 216 हम सोच पाए कम से कम कि जो हमने पहले 2 लिखे हैं उन्हीं में सबके पीछे 1 2 3 4 5 6 लगाओ, वो 216 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। अपने पास में अगला बी है डाइस, और हमारे पास में सी पॉइंट है, दैट इज कार्ड्स, पत्तों के बारे में चर्चा, ठीक। कुल पत्ते कितने हैं? 52। एक साल में हफ्ते भी होते हैं 52, ठीक। पत्तों में काम की कहानी है। हमारे पास में 2 टाइप के कार्ड हैं, एक तो रेड और दूसरे ब्लैक। 26 रेड और 26 ही ब्लैक।
26 रेड में भी दो टाइप के पाए जाते हैं, एक तो हर्ट और दूसरा कौन सा, डायमंड। और उसके बाद में 26 ब्लैक में भी दो पाए जाते हैं, एक तो क्लब और दूसरा कौन सा, स्पिरिट। जब तुम इस चैप्टर को आगे बढ़ाओगे तब तुम्हें एक चीज का एहसास होगा कि यार स्टार्टिंग तो बहुत अच्छी थी इसकी, एंड भी अच्छा है, ऐसे तो बुरा नहीं है, मतलब मैं तुम्हें फिजूल में डरा था। अच्छा इनकी शक्ल है सब लोगों ने देखी है, यहाँ पे हर्ट ऐसे बनता है, डायमंड हीरा यानी ईंट कहते हैं अंग्रेजी में इसको, क्लब यानी कि चिड़ी, और स्पीड यानी कि ठीक है। अच्छा इनके भी सारे सारे सेट ध्यान से देख लो, इसमें एक बार में कौन कौन, KQJ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 नहीं आता, 3 2 एस, ठीक है। कोई जीजान देके मर जाए अगर तुमसे कहते कहते कि 1 आता है कि नहीं आता, नहीं आता भैया 1 नहीं होता, वहां ए माने 1 थोड़ी होता है, बी माने 2 थोड़ी होता है। तो फिर काम क्या, मोबाइल नंबर बताने के ABCD बता दिया कर, मोबाइल नंबर बेस्ट थोड़ी है, मतलब एस 1 नहीं है, हमारी साउंड ऐसी है कि ए फॉर 1, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। काम कीजिए, जे माने क्या होता है, बहुत से लोग जोकर कहते हैं, जोकर नहीं है, जे माने जैक यानी गुल्ला, ठीक है। जैक मैंने जानबूझ के जे पूछा क्योंकि केवल की सबको पता है यार, के माने किंग, क्यू माने क्वीन, और जे माने जैक ना कि जोकर, ठीक है। जोकर के तो 2 एक्स्ट्रा पत्ते आते हैं, गड्डी में से निकालोगे तब नहीं, तो नए पत्ते निकल के आते हैं, वो अलग है, वो जैक अलग कहानी है। अच्छा मुझे सवाल कुछ और पूछने से करना, सवालों के जवाब देंगे सभी लोग ध्यान से, क्योंकि तुम सवालों के उत्तर दे सकते हो। फेस कार्ड कितने, मतलब अगर तुम लोग उसमें होते, थोड़ी 9वीं क्लास से पढ़ रहे होते, तो मैं पक्का डिस्कशन करता, वो मैं करा में ही होते। ये तो फेस कार्ड इनके बताओ कितने टोटल, कितनों पे चेहरे छपे होते हैं टोटल, 12 है ना। KQJ 3 बार है, 4 बार है, तो 12 फेस कार्ड है। दोबारा से काउंट करेंगे सभी लोग, अपने पास में नंबर कार्ड्स कितने, कितनों में नंबर है, नहीं ए पे चेहरा नहीं होता, ए पे डिजाइन होती है अच्छी, तो एक ही पे होती है, हुकुम वाले पे तगड़ी डिजाइन होती है उस पे। हाँ भाई नंबर कार्ड कितने लेने, इस पे डबल डबल है, हमारे बीच एक खिलाड़ी हुआ करता था कभी ताशों का, श्याम, आज से कुछ 3-4 वर्षों पहले तक उसने पढ़ाई छोड़ के GLA का रास्ता अपना लिया, वहां से पॉलिटेक्निक कर रहा, वो भी छोड़ दी, वो छोड़ता ही रहेगा रास्ते। ट्रैक्टर का अपना लिया, अरे यार अब का नहीं मिलेगा। हाँ भाई अगले सवाल का जवाब दो, नंबर कार्ड कितने हैं, 9 नंबर कार्ड कितने हैं, जिनमें नंबर नहीं छपे हैं घटा मत देना, मामा में छपते ले छोड़, नंबर कार्ड 36 है। क्या आ रही है, हाँ भाई हुकुम के 21 पर ही बस छपा होता है 24 में सेक्टर में, बाकी नहीं कॉपर नहीं है, बाकी सारे 21 उगले होते हैं, ये फर्क है दोनों में। हालांकि गेम के अकॉर्डिंग होता है हमेशा, हुकुम के 21 की ताकत ज्यादा नहीं होती है, डिपेंड करता है खेल कौन सा खेल रहे हैं, ताशों में बहुत सारे खेल पाए जाते हैं, ठीक है। हर हुकुम का एक का ही मानने नहीं होता, ठीक है, कहावत में फेमस है बस। हाँ भाई बताओ नंबर कार्ड कितने बताए तुमने, वो 36 बताए थे। अच्छा मैं काउंट कर लेता हूँ, मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 चौक 36। और फिर मैं तुमसे पूछेंगी 9 नंबर कार्ड कितने हैं, कितने ऐसे कितने कार्ड में नंबर नहीं है, 9 नंबर कार्ड, तो वो 16 है अपने पास में, 9 नंबर कार्ड से 16।
अगले सवाल का जवाब दो। अगला सवाल तुमसे ये कि बताओ इवन कार्ड कितने हैं, इवन कार्ड्स कितने में पत्तों पे इवन है, इवन नंबर है? 2, 4, 6, 8, 10, 5 और 4 पंजे 20 है। ठीक है, अगले सवाल का जवाब देंगे। और कितने हैं? और कार्ड से 16। तो अगले का जवाब बिल्कुल ध्यान से देंगे। प्राइम कार्ड्स कितने हैं? प्राइम 2 प्राइम है, 3 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम है, 8 बस प्राइम नहीं है, निर्देशन करके फ्लो में। तो 16 है इसका आंसर। अगला सवाल है ओनर कार्ड कितने अपने पास में? ओनर कार्ड्स अब बताएं। 16 भाई, जिनका एक स्पेशल स्थान है KQJA, तो अलग से हैं वो ओनर कार्ड्स हैं। ठीक, 16 KQJA ये अपने पास में ओनर कार्ड्स हैं। ठीक, अगली काम की बात है, सुनने ध्यान से। बी पॉइंट हमारे पास में कंपाउंड सैंपल स्पेसिंग। कंपाउंड मतलब बहुत सारे एलिमेंट पे करवानी, मुझे तो कुछ समझाना है। कंपाउंड सैंपल स्पेसिंग हाँ भाई, तो कंपाउंड में बहुत सारे मल्टीपल केस है। मैं किसी जगह पे टिकूंगा नहीं लंबे समय तक, क्योंकि मुझे थोड़ा सा पुराने 11 का याद करवा के आना है। हालांकि उसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे। ठीक, मैं तुम्हें एक सवाल देता हूँ। हमारे पास में 3 मित्र हैं SKD, तीनों दोस्त फोटो खिंचवाना चाहते हैं। वो फोटो में कितने तरह से अरेंज हो सकते हैं? बताओ उनकी सैंपल स्पेस क्या बनेगा? 3 दोस्तों के फोटो खिंचवाने के तरीके कितने हो सकते हैं? हमेशा परमिटेशन सबसे प्रोबेबिलिटी सबसे कठिन तब बनेगी जब उसमें परमिटेशन लग जाएगा। हालांकि भी लगाऊंगा नहीं मैं, लेकिन फिर भी पता है। कितने तरीकों से तीनों दोस्त फोटो खिंचवाने के खड़े हो सकते हैं? कोई आंसर बताओ कोई। 4, 6, 8, 10 4 ऑप्शन है। सही आंसर इसका 6। ठीक है, ध्यान से बात सुनो। कैसे? सिंपल स्पेस को ये बनेगा, पहले S खड़ा होगा, उसके बाद में KD, फिर S के बाद में DK, आगे आ सकता है D, TS और D के बाद में SK, उससे आगे हो सकता है K के बाद में HD, उसके बाद में K DS। ये 6 तरीके हैं फोटो खिंचवाने के। 3 दोस्तों खड़े होने पर वो 6 अरेंजमेंट है, फोटो क्लिक करवा सकते हैं, है ना। ये वाली बातें छोटी छोटी भी परेशान कर सकती हैं। ठीक है, वैसे मैं आगे जाता था तो बात पूछ लेता, मैंने लिखवाया नहीं पॉइंटों में, बहुत ज्यादा बुरा लगा मुझे वो। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। पहला पॉइंट तो ये मैंने तुम्हें फोटो खिंचवाने के साथ कथा बताया, क्योंकि आगे तुम्हें सवाल मिलेगा कि भैया मम्मी पापा और बालक 3 लोग हैं, फोटो खिंचाने के खड़े हुए हैं, कि बता बस संभावना क्या होगी कि सन बीच में होगा अगर फादर किनारे पे होंगे, ऐसा कुछ मिलेगा तुम्हें सवाल आगे, जब तुम्हें 6 याद आना चाहिए कुल मिला के। क्या फिलहाल अगली काम की बात सुनो। अगला काम का पॉइंट ये है कि तुम्हें सैंपल स्पेस बनाना है किस चीज का? किसी पर्सन ने एक डाइस टॉस किया, डाइस, अगर उस पर इवन नंबर आया तो भाई पॉइंट उछालेगा। डाइस उछाला, पहली बात। इफ इवन, अगर इवन आता है, इफ इवन ही विल टॉस ए कॉइन, ही विल टॉस ए कॉइन। भैया इसका सैंपल स्पेस लिखना। एक आदमी ने डाइस उछाला, अगर इवन आया तो कॉइन भी उछालेगा, इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, ये सवाल है। तो बस इसे कहते हैं कंपाउंड सैंपल स्पेस। ठीक है, वो समझ रहे हैं लोगों को कि हालांकि इसकी बहुत कम नीड पड़ेगी, मैं तुम्हें ज्यादा मूड नहीं मारूंगा, मतलब आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं, तो मुझे तुम्हें कुछ खतरनाक सिखाना है। ठीक है, वो ध्यान से देख लेना। सबसे पहले डाइस से उछलेगा तो क्या क्या आ सकता है? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। और अगर इवन नंबर आए तो क्या उछलेगा? कॉइन। और कॉइन उछलने पे क्या क्या आएगा फिर? इवन नंबर पे हेड भी आ सकता है, टेल भी।
4 पर होने पर हेड टेल आ सकता है और 6 होने पर भी हेड और टेल आ सकता है। तो बात है सैंपल स्पेस क्या बनेगा वो तुम्हें देखना चाहिए, तो आंसर की उम्मीद मत करो, तुम ध्यान से देखो। अगर उसने 28 को चलने पे इवन नंबर प्राप्त किया तो वो कौन सा चलेगा, लेकिन अगर ऑड नंबर आया तो सैंपल स्पेस में एक सूखा आएगा क्योंकि ऑड है, 3 भी सूखा सूखा आ जाएगा, 5 भी सूखा सूखा आ जाएगा। लेकिन अगर 2 आया तो 2 के साथ में या तो हेड आ सकता है या टेल, तो एक आएगा 2H और एक आएगा 2T। अगला 4 के साथ में हेड और 4 के साथ में टेल भी आ सकता है, और 6 के साथ में हेड और 6 के साथ में टेल। तुलना के बाद बस ये बोलनी है मुझे कि सैंपल स्पेस किसे कहते हैं। किसी भी इवेंट में हम अगर आउटकम्स निकालते हैं, जितने भी संभव आउटकम हो सकते हैं, दैट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। ये बताओ कि यहाँ पे कितने आउटकम्स हैं टोटल, मुझे काउंटिंग चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और तुम्हारा कोई भी फॉर्मूला 2 की पावर n 6 की पावर n कोई भी फॉर्मूला 9 नहीं देता आंसर। तुम कंपाउंड सैंपल स्पेसिंग किसी फॉर्मूले से नहीं सीख सकते, उसके लिए तुम्हें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा, उससे ही आती है, उसके बिना वो नहीं आ सकती। खैर चलो, मैंने जानबूझ के बस एक ही सवाल क्यों कराया, क्योंकि इस कहानी का कोई अंत नहीं है। कभी भी आवश्यकता पढ़ने पर हम इस कहानी को उसी पॉइंट पे सीख सकते हैं। हालांकि 11th का पोर्शन है जिसकी तो आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं, ये भी ध्यान रखना। पर मुझे जिस जगह परफॉर्म करने का मौका मिलेगा, दैट इज प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला तुम लोगों ने क्या पढ़ा है आज तक, नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, बहुत गलत पढ़ा है। तुम देखना, चलो पहले लिख देता हूं, नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन में टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ, यहां पर भी आउटकम और नीचे भी आउटकम। ठीक है, इस सवाल का जवाब देना, उसके बाद सवाल पूछूंगा मैं तुमसे। पहला क्वेश्चन लगने स्टार्ट हुए, मतलब कि हाँ खेल शुरू हो चुका है। हमारे पास में एक डेक ऑफ कार्ड्स है, ऑब्वियसली एक पत्तों का झुंड है। इसमें से हमने एक पत्ता चुना, वी पिक्ड ए कार्ड। ठीक है, हमने एक पत्ता चूज किया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, इस बात की क्या संभावना है कि इट इज ए स्पेड। आंसर दो पहले इसका। चलो, इस बात की क्या संभावना है कि वो जो एक पत्ता में निकाला वो एक स्पेड है, हुक्म है। क्या आंसर है? ये तो कठिन सवाल देंगे। 3/52 यानी 1/4 आंसर निकल के आ जाएगा 3/52 और 1/4। तुमने कुछ गलत किया? नहीं दिया, सही दिया। अब सवाल क्या पूछना, 52 पत्ते मांगे। ठीक, हाँ भाई, इस पत्ते के, इस पत्ते के स्पेड होने की संभावना क्या बताई है तुमने? 3/52 यानी 1/4। मेरा सवाल ये है कि मैंने इसमें से 2 पत्ते निकाले, इन दोनों के स्प्रेड होने की संभावना क्या होगी? तुमने ये फॉर्मूला ना किसी लिमिट तक पढ़ा, नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन में टोटल। 2 पत्तों को बताओ क्या होगा आंसर। एक पत्ते की तो ठीक है 13/52 हो जाए, 2 पत्ते निकालने हैं, दोनों पत्तों की स्प्रेड होने के चांस क्या होंगे? बोलो। मैं कह रहा हूँ कि मैंने इस सेट में से, तुमने फॉर्मूला भी समझ में आएगा, तुमने कहाँ तक पढ़ा है? तुमने बस ये पढ़ा है कि हमारे पास में अगर पूरा का पूरा गुच्छा रखा हुआ चीजों का, उसमें से एक चीज चुनी है तो उसके निकालने के नंबर ऑफ फेवरेबल टोटल। आज मैं तुमसे पहली बार पूछ रहा हूँ कि मैंने मल्टीपल चीज चुनना स्टार्ट किया, मैंने 3 पत्ते चुने हैं, इन तीनों के स्प्रेड होने के चांस क्या होंगे? तीनों के। इसका आंसर तुम 3/52 तो बिल्कुल नहीं देना चाहोगे, जब एक का 3/52 दिया, इसका कितना होगा पता नहीं। बस ये सवाल है, मैं फॉर्मूला किसी सीमा तक पढ़ा हुआ है बस, और कुछ खास नहीं।
ध्यान से बात सुनो, मैं इसको आज एक अलग तरीके से निकालने जा रहा हूँ, ठीक। यही आंसर, पहले इसको निकालूंगा, बाकी मैं तुम पे छोड़ दूंगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, तुम ये बताओ कि तुम कितने पत्ते चुन रहे हो अभी इस वाले सवाल में। एक पत्ता, कुल 52 पत्तों में से एक पत्ता चुना है, इसीलिए 52C1, 52 में से एक चुना, पहली बात। दूसरी बात, तुम कौन से सेट में चुनने की बात कर रहे हो? स्पीड, यानी कि तुम्हारे पास में स्पीड में कुल कितने 13, उसमें से कोई एक निकल के आए तो 13C1 में सी सॉल्व करना नहीं आता है तो तुम्हें याद होना चाहिए ये वाला खेल। एनसीआर कैसे सॉल्व होता है? n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल। तो अगर मैं सॉल्व करता हूँ 13C1 तो सॉल्व होगा 13 फैक्टोरियल अपॉन में 13 माइनस 1 12 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल। अभी बड़े वाले को तोड़ते हैं, किसमें टूटेगा? 13 मल्टीप्लाई 12 अपॉन में 12 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, इससे ये कटेगा तो आंसर कितना निकलेगा इसका? 13। अच्छा 13C1 का आंसर 13 है तो 52C1 का आंसर भी 52 होगा, कटेगा तो क्या निकल के आएगा? 1/4। अगले सवाल सुनो ध्यान से, मैं 2 पत्ते निकालना चाहता हूं, कितनों में से? और स्पीड में से कितने? 2, कुल मिला के 2 पत्ते निकालना चाहता हूं। तो अगर मैंने यहीं पे सवाल तुमसे पूछा होता कि भाई मेरे मन में इच्छा है कि मैं 2 कार्ड्स को चुनता हूं, 2 पत्ते चुने मैंने और 2 कार्ड्स के स्पीड होने के चांस क्या होंगे, तो इस बार फॉर्मूला क्या लगेगा बताओगे? नीचे कितना 52 में से कितने आ रहे हैं? 2, 52C2 और स्पीड में से कितने चाहिए? 13C2। अब इसका आंसर निकल के आएगा, तुम्हारे दिमाग को बहुत अच्छा सिग्नल मिलेगा कि तुक्का मारना भी संभव नहीं है। आंसर देखें ध्यान से। सबसे पहले हम लोग 13C2 को सॉल्व करते हैं। तो 13C2 कैसे खुलता है? 13 फैक्टोरियल अपॉन में 13 में से 2 गए तो 11 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, और उसके बाद में इसको खोलोगे 13 इंटू 12 इंटू 11 अपॉन में 2 और 11, 11 से 11 घटा 2 से 12 काटोगे तो 6 इंटू 13 78। अच्छा उसके बाद में नीचे वाला आंसर सुन ध्यान से, हमारे पास में 52C2 52C2, इसको करेंगे तो 52 फैक्टोरियल, 50 में से 52 में से 2 गए तो 50 और 2 फैक्टोरियल। काम की बात है, बड़े को खोलो, 52 मल्टीप्लाई 51 मल्टीप्लाई 50 अपॉन में 50 इंटू में 2 फैक्टोरियल, 50 से 50 काटा, 2 से 52 कटेगा तो 26, और 26 इंटू 51 करने पर 51 इंटू 26 करेंगे तो 26 एकम 26 हासिल लगी 2, 26 पंजे 130 और 2 132, यानी कि तुम्हारे पास निकल के आ जाएगा इसका आंसर 132 और 6। तो कुल मिला के जो आंसर निकालेंगे तो 78 अपॉन में 1326। कट शॉर्ट हो सकता है, बात की बात है, तुक्का कैसे मारोगे? तुम ये मत सोचो कि मैंने सॉल्व क्या किया, तुम ये सोचो कि तुमने अब तक क्या पढ़ा। तुमने अब तक ये पढ़ा कि अगर तुम्हारे पास कोई बैग है उसमें से एक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तुमने अब तक 2 हाथों से 2 बॉल 3 बॉल 4 बॉल नहीं निकालेंगे, तो उसके बारे में देखें। अगर मैं इसको कट शॉर्ट कर लूं हल्का फुल्का तो जल्दी ये बताना कि कटेगा 39, 2 से ये वाला 6 से 3 वापस 3 चला जाएगा जहां तक है, 13 बॉल में वो तो 1 वापस चला जाएगा क्या ये? अब शायद ना जाए, 13 से चला जाए तो संभावना है 1, 13 कम 13 हाँ जाएगा, 13 सत्ते 1/17 है आंसर। तुक्का मारो, तुक्का कैसे मार सकते हो? 1/17 है, 70 किसी लिहाज से नहीं आएगा, मैं कैसे काट पीट कर लूं, कोई संभावना नहीं है। तुम बस ये सीखो कि अगर मैं तुमसे कल को ये पूछ लेता हूं कि भाई मैंने इनमें से 8 पत्ते हैं, मैंने चुने 2 पत्ते, तो दोनों पत्तों की इक्का होने की संभावना क्या होगी? पहली बात नीचे क्या आएगा? 52C2 की मैं 2 चुन रहा हूं, कुल लिख के कितने? ऊपर क्या लगेगा? 4C2।
ठीक है, वो बात समझे। अगर मैंने पूछा कि मैंने इन पत्तों में से एक पत्ता चुना, उसके इक्का होने के चांस क्या होंगे, कौन से क्या निकल के आएगा, 4/52, यानी 1/3 है। ठीक है, मैं 2 में चला जाता हूं तो आंसर वो 4C2 में खुल जाएगा। जब हम मल्टीपल चीजें निकालेंगे तो आंसर सीधे सीधे नहीं आता। तुम्हारे इस फॉर्मूले की ना एक सीमा है, जब हम सिंगल ऑब्जेक्टों को निकालते हैं तब तक भी फॉर्मूला ठीक है, लेकिन हम जब किसी सेट में से मल्टीपल ऑब्जेक्ट निकालने स्टार्ट कर देंगे तो फॉर्मूला सही नहीं है, फिर वो सी में टूटेगा। ठीक है, उस चीज को ध्यान रखें। पहली बात ऐसे ध्यान नहीं होती है। तुम इस सवाल को लिखो, इसका जवाब दो, इस वाले सवाल का भी जवाब दो ध्यान से, इन दोनों बातों को लिखो। ये कंसेप्ट ही है और काम की कंसेप्ट है कि मेरा फॉर्मूला बस तब तक वैलिड है जब तक मैं इस सेट में से एक सामान निकालूंगा। अगर मैं मल्टीपल निकालने पे आ गया तो फॉर्मूला किसी सीमा तक वैलिड है। अभी पूछूंगा मैं तुमसे सवाल। है ना, उस भ्रमजाल से बाहर निकल के तुमने अब तक सीखा है। तुमने अब तक सिर्फ सीमा में सीखा है कि एक ऑब्जेक्ट निकालेंगे तो सही है बात है, लेकिन जब मल्टीपल ऑब्जेक्ट निकालने पाएंगे तो सी में तोड़ दो, ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी खेल है, एक के बाद एक निकालेंगे तो आंसर अलग है। मैं इसका आंसर दोबारा निकलवाता हूँ, ठीक है, ध्यान सुन लो। चलो मैं किसी 1/70 को बिना सीपी में ला सकता हूँ, बस डिपेंड करता है कि हमने प्रोबेबिलिटी को कितना डीप पढ़ा है। ठीक है, ध्यान से देखो, 1/70 लेके आता हूँ। ठीक, स्केल को ज्यादा अच्छा याद रखेंगे। ठीक, जो मैं कराऊंगा वो चलो बात की बात है। सुने, अगर मैं वही सवाल पूछता हूँ, भैया 2 पत्ते निकालने हैं और दोनों स्पीड होने चाहिए, तो पहला पत्ता स्पीड होने के चांस कितने हैं? पर नहीं करने हाँ भाई, इस पहले पत्ते के स्पीड होने की संभावना बताओ। पहले की स्पीड होने चांस कितने हैं? 13/52। ठीक है, अब इसमें कुल कितने बचे? अगर पहला स्पीड है तो अब इसमें स्पीड कितने बचे? 12। दोबारा में स्पीड निकलने के चांस कितने हैं? मल्टीप्लाई 12/51। दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, जो तुम चैप्टर के किसी दूसरे हिस्से में पढ़ोगे जाकर। एक काटते हैं, 13 से ये वाला, 7 से 12, 3 से 17, 52, 51, 70। तो उससे बेहतरीन है? नहीं, बेहतरीन नहीं है, सीमित है। 2, 3 तक, 4 तक ठीक है, लेकिन जब 5, 5, 6 से बात एक बार कब तक मल्टीप्लाई करोगे? तुम तो इसी भर के रह जाओगे। 13/51, 12/51, 11/50, 10/49। वही ठीक है, वाकई में वो ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन बात समझने की है कि भाई पहली बार में स्पीड के निकलने के चांस 13/52 है,
और दोबारा में अगर हमने स्पीड निकाल के रख दिया, मतलब 51 बचे, 12 स्पीड बचे, दोबारा में स्पीड निकलने के चांस 12/51 है, दोनों का मल्टीप्लाई करो, आंसर वही मिलेगा जो पहले मिला है। तो प्रोबेबिलिटी कहां से कहां तक कनेक्ट है वो सोच कर देखें। हमारी सोचेंगे संभावनाएं हमारे पेन पे जब चलती हैं सही निकल के आते हैं आंसर। फिर आगे आते हैं, चलो सवाल देता हूं पहले है। Rohan pick 3 cards simultaneously from a deck of cards. What is the probability? Of all three are face? तीनों के फेस नहीं, एस, तीनों के एस होने क्या संभावना वो पता लगा। 3 निकाले, तीनों इक्के निकल के आ जाए, मतलब किस्मत में सोना लगाओ जिसकी में, पता लगा सॉल्व कर। मैं भी निकालता हूँ, आज में तो नहीं, एक भी निकल रहा है, बड़ी बात। सौ ध्यान से कर, लंबा पड़ेगा, मैं इसीलिए बैठ गया, काटा पीटी में टाइम लगा दिया। क्या निकला आंसर? 1/5000। ये संभावना तीनों के का निकलने की, हाँ संभावना सही है, मतलब ऐसी होती है। और क्या, तीनों के का निकलने का 50-50 तो होंगे नहीं, 50% निकाल ही देगा वो इक्का। हाँ भाई, सॉल्व कैसे होगा ये बताओ बस। P इज इक्वल टू में कितने के टोटल 4, यानी कि 4C3, और नीचे कितना आएगा 52C3। हाँ भाई, 4 से 3 सॉल्व होता है, 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 में से 3 गए तो 1 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, और नीचे वाला सॉल्व होगा 52 फैक्टोरियल अपॉन में 52 में से 3 गए तो 49 और 3 फैक्टोरियल, 3 से 3 तो काटा ही काटा, 52 इधर 49 ऊपर, तो 4 फैक्टोरियल इनटू में 49 फैक्टोरियल ऊपर और नीचे आ जाएगा 52। खुलता कौन सा आदमी है? बड़ा आदमी। जब बड़े आदमी को तोड़ेंगे तब तक तोड़ेंगे जब तक 49 ना मिल जाए, और इस लड़ाई में 49 तो सेफ रहेगा, लेकिन 52 को तोड़ना है। 52 इंटू में 51 इंटू में 50 इंटू में 49 फैक्टोरियल, 49 से 49 काटा गया। तब तक तुम्हें ऊपर भी सोचना चाहिए 4 फैक्टोरियल किसमें टूटता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक सारे फैक्टोरियल उल्टी गिनती मल्टीप्लाई होते हैं। 52 मल्टीप्लाई में 50 इंटू में 51,
मुझे पता है कि मैं 4 से 52 काट दूंगा, 13 3 से काट दूंगा, ये वाला 70 2 से काट दूंगा, इसको कितना 25। तो अपने पास में आंसर 1/52 में 52, 5000 कितना 5525। ये चांस है तीनों के इक्का निकलने की। जस्ट सोच कर देखो तुम तुक्का कैसे मारोगे इक्का निकालने में। 3 इक्के निकालने थी, मैं तो नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन में टोटल लगा दूंगा ना। एक सीमित मतलब सीमित नहीं है, कितना तुच्छ फॉर्मूला पढ़ा है और 11वीं तक पढ़ा है। बस हल्की सी एक छोटी सी बात, नंबर ऑफ फेवरेबल टोटल। पर ठीक है, स्टार्टिंग में पढ़ाने के लिए कोई बुराई नहीं है उसको, लेकिन अब तुम उसको पलट दो, उसका ध्यान रखो कब लगेगा। लेकिन मेन कौन सा है उसका ज्यादा ध्यान रखो, कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल होना। जब जब कॉम्बिनेशन हमारी प्रोबेबिलिटी में एंट्री करेगा ना, तब वो उसको ऑटोमेटिकली कठिन बना देगा। ठीक, ये तुम्हारे सारे के सारे बेसिक डिस्कशन है। और इसी के साथ में तुम्हारा पहला पॉइंट स्टार्ट होता है। अब टॉपिक का नाम डालें, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। हाँ भाई, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ने से पहले कुछ काम की शब्द सुनो। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब, जब एक काम का होना, एक काम के होने से दूसरे पर फर्क पड़ता है, ठीक है, उसको अपन लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, फर्क पड़ेगा। ठीक, उसको अपन लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि इसी लिए अगला टॉपिक है इंडिपेंडेंट इवेंट। पहला कंडीशनल है जहां पे एक का होना दूसरे पर डिपेंड करता है। अगला है कि जहां पे डिपेंड नहीं करेगा। जब तक मैप के दो हिस्से हैं ना, वो यही है। कंडीशन जहां पे एक का होना दूसरे पर डिपेंड करेगा। जैसे बहुत सिंपल जवाब, बहुत सिंपल सवाल भी है। तुम्हारे पड़ोसी के पढ़ने से तुम्हारे नंबरों का आने की संभावना नहीं, ऐसे खत्म भी नहीं है, कुछ तो है ही कि साहब मेरा रोल नंबर अगर अच्छा पड़ेगा तो मेरे एमसीक्यू तो सही होंगे ही होंगे। बढ़िया है, मतलब ऐसे खत्म नहीं है संभावना। लेकिन मतलब ये इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है, हमें ऐसा कुछ पढ़ना है जिनके अंदर यही सारे खेल चलने वाले हैं। कंडीशन प्रोबेबिलिटी यानी कि एक काम पहले से हो चुका है, अब बताओ कि दूसरे काम की संभावना क्या है। जैसे कि हमारे पास में 2 लोग होंगे, ए और बी, वो पास पास बैठते हैं। सवाल कुछ ऐसे होंगे कि ए पूरी रात पढ़ के आया, अब बताओ कि बी के पास होने के चांस क्या। एक काम पहले से घटित हो जाएगा और बी के होने की संभावना पूछ जाएगी। कुल मिला के कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ध्यान से पहले सभी को लिखें। फॉर्मूला है ई कंडीशनल एफ, कोई भी इसको डंडा नहीं पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डंडा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कंडीशनल एफ पढ़ना है। अगली चीज, इस डंडे को मोड़ देंगे, ई इंटरसेक्शन एफ, और जो पीछे है वो नीचे है, मतलब जो एफ तुम्हें यहां दिख रहा है उसको नीचे लिखेंगे। दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो पहले इस चीज को लिखो। कंडीशनल यानी कि एक काम के पहले हो जाने के बाद में दूसरे काम की संभावना निकालनी है, उसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। मैंने तुम्हें ऑब्वियसली फॉर्मूला लिखवाया, एक्सप्लेन नहीं किया। एक काम और लिख लो, एफ इसमें है गिवन इवेंट। गिवन इवेंट तुम्हें कम समझ में आएगा, तुम इसको ऐसे लिखो, ऑलरेडी हैपन इवेंट, ऑलरेडी हैपन। एफ यानी कि जो पहले हो चुका है, और ई यानी कि जो होगा, जिसके हम फाइंड करेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी, ई की। मतलब एफ के होने से ई के होने की संभावना फाइंड करनी है कि एक काम हो चुका है तो दूसरे काम के होने क्या चांस है, ये पढ़ना है। ठीक है, ध्यान से बात समझ लें। ये लिखने का तरीका है, तो मैं दूर से देखने थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन हाँ ये तुम पढ़ोगे तो तुम्हें बढ़िया लगेगा, टॉपिक सेंस बनाएगा काफी अच्छा खासा। किसी आदमी के होने से दूसरे आदमी होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। यानी कि तुम चैप्टर के मैप का ये पहला पोर्शन कल स्टार्ट करोगे, यानी 5 बजे, है ना। ठीक।